सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी में आज हम जर्मनी के इकोनॉमी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करने वाले। जर्मनी में जो इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है उसके पीछे के कुछ रीजंस समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ डिस्कशंस आर गोइंग ऑन करेंटली अबाउट जर्मन इकोनॉमी, जर्मनी की इकोनॉमी। क्या हुआ है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जर्मनी इकोनॉमी के साथ? तो पहला जो रीजन है उसके पीछे वो है जो रशिया की तरफ से एक एनर्जी शॉक जर्मनी को मिला है। रशिया ने जब नेचुरल गैस के सप्लाईज को कंप्लीटली रोक दिया तो उसकी वजह से जो एनर्जी की कॉस्ट थी जर्मनी में वो स्काई रॉकेट हो गई। और जो एलएनजी इंपोर्ट्स है फ्रॉम यूएस एंड कतार, ये काफी एक्सपेंसिव पड़ने लगे उनको। उसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्रियल कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इन्फ्लेशन भी उसी की वजह से वहां पे बढ़ गया। जर्मनी में पहले न्यूक्लियर पावर पे डिपेंडेंसी काफी ज्यादा थी, बट धीरे धीरे जर्मनी ने कंप्लीटली रशियन चीप गैस पे डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाई और न्यूक्लियर पावर को फेज आउट कर दिया। और उसी का नतीजा ये हुआ कि डिपेंडेंसी ऑन जर्मनी जब बढ़ गई, तब जब ये यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट से सारी चीजों के, उसकी वजह से ही एनर्जी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई जर्मनी की। तो एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है राइजिंग कॉस्ट या इंक्रीज्ड एनर्जी कॉस्ट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द इन्फ्लेशन एंड इट हैज एक्चुअली इंपैक्टेड गुड परसेंटेज ऑफ जर्मनी की इकोनॉमी। देन दूसरा रीजन जो सामने आया वो है चाइना, जो एक जर्मनी का कस्टमर होता था वो कंपिटिटर बन गया। आई थिंक ये एक इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए स्पेसिफिकली सब्सिडाइज्ड चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो है, सोलार पैनल्स हो या ईवीज हो या बैटरीज हो या मशीनरी हो, इन्होंने जर्मन प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा आउट कम्पीट कर दिया। जर्मनी के जो नेट कार के एक्सपोर्ट्स थे वो 2020 में 2.4 मिलियन थे, वो अब घट के 1.2 मिलियन तक नीचे आ गए हैं इन 4 years टाइम। और मेजर अगर कहीं व्हीकल एक्सपोर्टर नजर आ रहा है तो वो अब चाइना है। तीसरा रीजन ये भी हम बोल सकते हैं कि अंडर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, निग्लेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन रेल, हाई स्पीड इंटरनेट एंड पावर ट्रांसमिशन, ये सबसे बड़े रीजंस इसके पीछे रहे। देन स्किल्ड वर्कर्स की जो शॉर्टेज है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। 43% ऑफ द फर्म्स जो है जर्मनी में, दे आर नॉट एबल टू फिल जॉब वैकेंसीज। 58% ये नंबर है लार्ज कंपनीज में। आई थिंक यहां कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेबर प्रॉब्लम, स्किल्ड लेबर प्रॉब्लम हुआ है जर्मनी में। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जर्मनी की इकोनॉमी स्लो डाउन होने में। एंड सबसे खराब रीजन अगर कुछ है तो वो है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी। कोई भी डिसीजन मेकिंग फास्ट वहां पे नहीं है। टू मच ऑफ लेंथी अप्रूवल प्रोसेसेस जो है जर्मनी में वो बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई प्रोजेक्ट जो है वो डीले हो रहे हैं। स्पेसिफिकली विंड टर्बाइंस के जो प्रोजेक्ट्स है वहां पे काफी ज्यादा डीले हो रहा है। ओवर रेगुलेशन जो है वो बिजनेसेस को काफी ज्यादा बर्डन कर रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि वाई जर्मनी इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। दो इन रिसेंट पास्ट व्हाट वी हैव सीन, यूरोप में इकोनॉमी में प्रॉब्लम है बट स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बबल फॉर्मेशन है वो यूरोपियन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में ज्यादा नजर आता है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। तो ये भी मतलब थोड़ा सा समझना जरूरी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज जो है वो यूरोप के लिए भी, मतलब यूरोप के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है, यूएस के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है एंड यूक्रेन के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली रशिया के एंगल से भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस के जो ऑफिशियल्स है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर टॉक्स विथ रशिया टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इज यूक्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन दीज डिस्कशंस। ये जो चर्चा होने वाली है ये यूएस और रशिया के बीच में होने वाली है कि भाई ये वॉर रोकना है। बट जो दूसरी पार्टी है इस वॉर में, यूक्रेन है, उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट किया जा रहा है। ऊपर से यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को भी या यूरोप को भी या नाटो मेंबर्स को, अदर नाटो मेंबर्स को भी वहां पे इग्नोर किया जा रहा है। Because US knows that कि without their support this will not be able to continue. अगर US wants to end this particular war, so definitely there will be a lot of force from US side towards Ukraine कि भाई ये अब हमने बोल दिया नहीं, बंद करना है तो बंद करना है, बात खत्म। आई थिंक दो अब यूरोपियन नेशंस जो है दे आर ट्राइंग कि नहीं नहीं ऐसा कैसे चलेगा, मतलब आप टॉक्स में भी कैसे इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो हमें। आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू एंड दिस वॉर नाउ बिकॉज ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन यहां पे बढ़ा रहा है। और जो भी सो कॉल्ड
कॉजेस दिए गए थे इन वेस्ट मतलब ये वेस्टर्न प्लेयर्स की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद वो जस्टिफाई भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये अगर ये एलिवेटेड लेवल पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा समय के लिए रहेगा, सो ऐसा डेंट हो जाएगा ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की, उससे रिकवर करने में काफी ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स लग सकते हैं. सो होपफुली आई थिंक things will should get sorted out and we should find a solution, and that will bring down the energy cost quite well. एंड उसी का नतीजा ये होगा कि हमारे लिए इंपोर्ट बिल्स वगैरह काफी कंट्रोल में वहां से आ सकते हैं. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों. सो इंडियन इकोनॉमी में पीएलआई स्कीम्स के बारे में बात करेंगे. सो पीएलआई स्कीम्स ने इंडिया के जो स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर हैज रीच्ड एट 1.55 लाख करोड़ रुपीज, एंड दैट टू फ्रॉम अप्रैल 2024 टिल जनवरी 2025. सो 11 मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने में ये एक्सपोर्ट्स जो है वो 1.55 लाख करोड़ रुपीस तक हुए हैं. लास्ट ईयर सेम फेज में ये नंबर था, सेम पीरियड में ये नंबर था 99,000 करोड़ रुपीस का. वहां से ये 56% से बढ़े हैं. सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव साइन. अगर जनवरी मंथ का ही नंबर हम देखते हैं, जनवरी 2025 का नंबर, हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट्स हुए हैं यहां पे, ये जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स है. सो दैट नंबर वाज एट 25,000 करोड़ रुपीस. लास्ट ईयर सेम मंथ के कंपैरिजन में दिस इज 140% ग्रोथ. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. एप्पल के जो आईफोन के जो वेंडर्स है, इंक्लूडिंग फॉक्सकॉन जिसकी तमिलनाडु की फैसिलिटी है, दे हैव अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ द स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स. सो एंड फॉक्सकॉन के जो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं वो ईयर ऑन ईयर 43% से बढ़े हैं. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो विस्ट्रॉन का जो ऑपरेशन टेक ओवर किए हैं उसने भी इट ऑल्सो अकाउंटेड फॉर 22% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, एंड पेगाट्रॉन जो है वो दे हैव कंट्रीब्यूटेड अराउंड 12%. सो आई थिंक हर मतलब एवरीबडी हैज प्लेड देयर पार्ट ओवर हियर, एंड दैट्स अ रियली पॉजिटिव साइन. सो वैल्यू ऑफ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स की अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज हम नंबर्स देखते हैं तो FY21 में दिस नंबर वाज $3.1 बिलियन. FY22 में दिस नंबर वाज $5.8 बिलियन. FY23 में दिस नंबर वाज $11.1 बिलियन, एंड FY24 में ये नंबर था $15.6 बिलियन. और ये साल में तो और ज्यादा ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव साइन. सो पीएलआई स्कीम्स में ये सबसे ज्यादा दिस वाज अ स्टार प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, या स्टार कैटेगरी, स्टार सेक्टर बोल सकते हैं, जो विच गॉट बेनिफिटेड, और एक मतलब एक पूरा इन अ वे सेक्टर ही डेवलप हो गया इसके चक्कर में. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइड. अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो है इंडिया के एक्सपोर्ट पे यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का कितना इंपैक्ट रहेगा. तो इसका एक एसबीआई ने रिपोर्ट निकाला है. सो ये जो एडिशनल टैरिफ्स इंडिया पे लग सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम 15 to 20%, ये इसका ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो यूएस को होते हैं इसका इंपैक्ट होगा अराउंड 3 to 3.5% का. तो ज्यादा इंपैक्ट यहां पे नहीं होने वाला है, ये एसबीआई का कहना है. ऑब्वियसली आई थिंक उसमें भी वर्स्ट के सिनारियो में 15 to 20% का हम रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं. अब उसमें भी निगोशिएशंस होंगे, कैसे होता है, क्या होता है, कुछ कुछ चीजें उनसे अलाउ की जाएगी, कुछ कुछ चीजें हमसे वो अलाउ हो जाएगी. सो आई थिंक ऑल दोस थिंग्स विल वर्क आउट होपफुली. और व्हाई यूएस वाज सो वरीड अबाउट दीज नंबर्स, क्योंकि 2018 में जो एवरेज टैरिफ था जो इंडिया यूएस पे चार्ज कर रहा था, जो यूएस एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, यानी कि हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर 11.59% का टैरिफ था 2018 में. फिर 19 में ये 13.42% हुआ. 2020 में दिस नंबर वाज 12.22%. 2021 में इट वाज एट 12.52%, एंड 2022 में इट वाज एट 15.3%. सो ऑब्वियसली वी आर चार्जिंग मच मोर कंपेयर टू व्हाट दे आर चार्जिंग, बट आई थिंक they are developed nation, so वहां पे they will not be able to produce the way emerging economies are producing at lower labor costs. तो ये समझना भी बहुत जरूरी है. तो यूएस टैरिफ रेट्स ऑन इंडियन गुड्स कितने थे 2018 में? 2.27% थे, 19 में 3.84, फिर 20 में भी 3.83, 2021 में 3.91, एंड 2022 में दिस नंबर वाज एट 3.83%. सो आई थिंक यहां कंप्लीटली डिस्पैरिटी है, एंड दैट्स व्हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ज्यादा यहां पे उठाई जा रही है. देखते हैं अब उसमें भी
बहुत सारे निगोसिएशंस होंगे और अल्टीमेटली क्या फाइनलाइज होता है ये देखने जैसा रहेगा। अब इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस पर्टिकुलर डेफिसिट हैज वाइडेंड टू $23 बिलियन। लास्ट ईयर सेम मंथ दैट वाज जनवरी 2024 में ये नंबर था $16.5 बिलियन। सो एक्सपोर्ट्स जो है वो ईयर ऑन ईयर 2.4% से कॉन्ट्रैक्ट हुए इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड द नंबर वाज एट $36.43 बिलियन। और मेजर रीजन क्या है इसके पीछे का? ड्यू टू स्लोअर ग्रोथ अमीड सॉफ्टर ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइसेस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। सो सॉफ्टर ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइसेस रहे, इसीलिए यहां पे जो रिफाइनिंग वगैरह हो गया, हम यहां से जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका भी वैल्यू वहां पे कम हो गया एंड दैट्स व्हाई दैट नंबर हैज गॉन डाउन। सो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय 2.4%, बट इंपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय 10% ईयर ऑन ईयर एंड द नंबर वाज एट $59.4 बिलियन। सो इसी का रीजन है कि ये दोनों का अगर डिफरेंस हम देखते हैं सो दैट इज $23 बिलियन। दैट वाज द ट्रेड डेफिसिट, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो की ड्राइवर्स फॉर इंक्रीज इन इंपोर्ट्स इंक्लूड, एक तो गोल्ड का इंपोर्ट 40.8% से बढ़ा है, तो गोल्ड प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़े उसके ऊपर, उसकी वजह से भी ये नंबर बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो इंपोर्ट बढ़ा है वो 17.8% से बढ़ा है। केमिकल्स का बढ़ा है 71.8%, नॉन फेरस मेटल्स 26% से ऊपर है और वेजिटेबल ऑयल अराउंड 11.4% से यहां पे ऊपर है, मतलब इंपोर्ट्स के नंबर्स। And that is the reason यहाँ पे we are seeing overall जो ग्रोथ हुई है आपके इंपोर्ट बिल में, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हमारा थोड़ा सा वाइडन हुआ है। सो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हाउएवर ड्रॉप्ड बाय 13.5% टू $13.4 बिलियन। मेजर रीजन बिकॉज क्रूड के प्राइसेस वहां पे गिरे हैं, बट ऑब्वियसली उसके बाद रिफाइन करके जो एक्सपोर्ट करते हैं वो नंबर भी नीचे आया एंड दैट्स व्हाई ट्रेड डेफिसिट वाज ऑन अ हायर साइड। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की, सो जिसमें एक्सो नोबेल के बारे में बात करना पड़ेगा। रेस फॉर एक्सो नोबेल्स इंडिया बिजनेस ये काफी ज्यादा हीटअप हो गई है और इसमें अब प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी ज्वाइन हो गए। सो ब्लैकस्टोन हो या वॉबर्ग पिंकस हो या कार्लाइल ग्रुप हो, सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स हो, तो ये सारे प्लेयर्स अब इसमें इस रेस में ज्वाइन हो गए हैं। सो these firms are interested in acquiring not only ExxonMobil's India business but South Asia operations, entire South Asia operations, जैसे कि पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ये भी वो एक्वायर करना चाहते हैं। ऑलरेडी कंटेंडर्स जो है पिडिलाइट है, इंडिगो पेंट्स है, जेएसडब्ल्यू पेंट्स है, इसमें ऑलरेडी है। एशियन पेंट इज नॉट इन द रेस बिकॉज ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से, बिकॉज अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग वहां पे पोजीशन हो सकती है। एक्सो नोबेल का जो रेवेन्यू था FY24 में दैट वाज अराउंड 3,961 करोड़ रुपीज। ओवरऑल अदर प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड, कुछ कॉम्पिटिटर्स भी इंटरेस्टेड है, कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी है, तो ये देखने जैसा होगा। बट the biggest player Asian Paint cannot acquire that particular company। अब NTPC के बारे में बात करेंगे दोस्तों। NTPC is planning to spend $62 billion, again the number is $62 billion on 30 gigawatt of nuclear पावर। सो ये इंटरेस्टिंग है। सो कि यहां पे जो इनिशियल टारगेट्स थे वो 10 गीगावाट्स के थे, बट आने वाले 2 डिकेड्स में दे वुड लाइक टू इंक्रीज इट, मतलब वो टारगेट जो है वो 30 गीगावाट्स का लेना चाहते हैं। दिस इज वेरी गुड, दीज आर वेरी गुड नंबर्स बिकॉज दिस इज कैपेक्स। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और कंपनीज अगर ये करती है रादर देन ओनली गवर्नमेंट, आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो पावर का जो कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है फॉर ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ जो हमें चाहिए, रेगुलर ग्रोथ जो हमें चाहिए, उसके लिए पावर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सो होपफुली आई थिंक ये चीजें जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होते रहेंगे, सो दैट इज गोइंग टू प्ले रियली good for our economy. So the company is already collaborating with Nuclear Power Corporation of India on 2.6 gigawatts plants in Madhya Pradesh and Rajasthan. So already I think they are working really well on these things. So hopefully these ambitious targets will help
इन इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो। सो गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है कि उनकी तरफ से ज्यादा कैपेक्स करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं ये शेयरिंग होगी फ्रॉम प्लेयर्स, कंपनीज स्पेसिफिकली। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एबीबी इंडिया के बारे में बात करेंगे दोस्तों। Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 56% ऑन हायर रेवेन्यू एंड मार्जिन, और उन्होंने कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर यहां पे किया है। सो नेट प्रॉफिट नंबर इज एट 528.4 करोड़ रुपीज, 56% ईयर ऑन ईयर अप। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज 338 करोड़ रुपीज। रेवेन्यू जो है वो भी 22% से यहां पे बढ़ा है। द नंबर इज एट 3,364 करोड़ रुपीज। एबिटा का नंबर इज एट 657 crore rupees, which is also up by 57.6% year on year. So EBITDA margin जो है वो expand हुआ है काफी, from 15.1% in previous year to 19.5% in this particular quarter. So I think that was really good. Base orders have increased by 4%, while total orders जो है वहां पे decrease हुए है 14% due to one-time large orders in calendar year 2023. So highest ever Q4 revenue in last 5 years ये रहा है। रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी ने यहां पे दिया है, 55% से वो बढ़ा है, एंड पैट हैज गॉन अप बाय 54%। सो काफी अच्छा यहां पे ये ओवरऑल रिजल्ट्स एबीबी के नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है नोवेलिस की तरफ से। मतलब यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं एल्यूमिनियम पे, तो उस पे ये जो इंपैक्ट रहेगा, ट्रम्प का इंपैक्ट विल बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव फॉर नोवेलिस, ऐसा कहना है हिंदाल्को के एमडी जो है मिस्टर सतीश पाई जी का। नोवेलिस इज अ सब्सिडरी ऑफ हिंदाल्को इंडस्ट्रीज। उसका आईपीओ आने की चर्चा हो रही थी, बट आई थिंक दे आर सेइंग दैट कि नाउ इट इज नॉट अ प्रायोरिटी करंटली। सो क्या कहना है उनका? सो 25% के जो टैरिफ्स लगाए गए, यूएस टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स, will have a net neutral to positive impact on Novelis, which is world's largest aluminum recycler. So ये क्यों है? मतलब the situation is expected to take a couple of months to settle and fully understand the impact. Cost structure की अगर हम बात करते हैं, the impact of tariffs is reflected in the Midwest premium for aluminum, ऐसा उनका कहना है, with Novelis passing on the cost of metals to customers. मतलब जो भी impact होगा वो customers को pass on कर देंगे, and that's why overall impact जो है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा, ऐसा उनका कहना है। फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो सिचुएशन इज इवॉल्विंग विद मेनी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज ऑनगोइंग पोजीशनिंग एंड नेगोशिएशन, ऐसा उनका कहना है। मिस्टर पाई बिलीव्स दैट क्लैरिटी ऑन द टैरिफ्स इंपैक्ट will be clearer by the time Hindalco's next quarter results are released. So I think next quarter के results देखने जैसे रहेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा कि how these things are going to play out. अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो एनएसडीएल की तरफ से। एनएसडीएल Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड नेट प्रॉफिट इज अप बाय 30% एंड द नंबर इज एट 86 करोड़ रुपीज। टोटल इनकम भी यहां पे 16% से बढ़ा है। सो यहां जो टोटल इनकम रहा है वो 391.21 करोड़ रुपीस का रहा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 वाले क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये नंबर था 336 करोड़ रुपीस। 9 मंथ के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, सो 9 मंथ का परफॉर्मेंस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 32.6% एंड द नंबर इज 259.82 करोड़ रुपीस। Total income for the period of 9 months was at 1,141 crore rupees, which was also up by 13.3% year on year. Milestone achievements क्या क्या रहे इस क्वार्टर में? In September 2024, NSDL became the first securities depository in India to reach 500 लाख करोड़ रुपीस। अगर डॉलर टर्म्स में हम बात करते हैं तो इट वाज $6 ट्रिलियन की इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड इन कस्टडी सितंबर 2024। उसके बाद मार्केट गिरा है तो अब ये नंबर नीचे आ चुका होगा। आईपीओ के प्लान्स की अगर हम बात करते हैं, सो सेबी की तरफ से आईपीओ का अप्रूवल मिल चुका है कंपनी को इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। ये जो प्रपोज्ड आईपीओ है वो कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल होगा, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू सेल देयर शेयर्स एंड दैट पर्टिकुलर जो भी पैसा रेज किया जाएगा आईपीओ से, ये कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। Who are going to be the existing shareholders which are going to offload? So it could be National Stock Exchange of India, State Bank of India and HDFC Bank. ये मेजर existing shareholders है कंपनी की तरफ से। So OFS अगर आएगा तो कंपनी को वो पैसा मतलब ग्रोथ कैपिटल के एंगल से यूज किया नहीं जाएगा।
सो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प ऑन एडवाइजरी पार्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।